उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम इस तरह मुझे मेरे घर में नहीं धमका सकते। मेरा नाम फजल हुसैन है। मैं अभी एसपी को फ़ोन करता हूँ। मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। फजल हुसैन ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। तुम क्या कहते हो मिस्टर जॉर्ज ऑर्नल्ड, सेकंड सेक्रेटरी सफारत खाना वेस्टर्न कॉर्मन। नौजवान ने बड़े तंजिया लहजे में जॉर्ज ऑर्नल्ड से मुखातिब होकर कहा। तो तुम मुझे जानते हो, फिर भी मुझे धमका रहे हो। मुझे सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जॉर्ज ऑर्नल्ड ने जवाब में थूक निकलते हुए कहा। जिस आदमी को तुमने अगवा किया है उससे तुमसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और मैंने उसे वापस हासिल करना है। बोलो, कहाँ है वो? नौजवान ने इंतहाई करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके साथ ही वो रिवॉल्वर ये कदम बढ़ाकर उनकी तरफ चला। उसे अपनी तरफ यूं बढ़ते देखकर वो दोनों ही सिमटकर एक तरफ हुए और नौजवान ने एक हाथ से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके उसकी चटखनी चढ़ा दी। ये तुम क्या कर रहे हो? फजल हुसैन ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हें डम डम डुमारो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही रिवॉल्वर वापस जेब में रख लिया। जैसे ही उसने रिवॉल्वर जेब में रखा, फजल हुसैन ने तेज़ी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर दूसरे लम्हे कमरा थप्पड़ की ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही फजल हुसैन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। नौजवान का थप्पड़ पूरी कुव्वत से फजल हुसैन के चेहरे पर पड़ा था और वो जॉर्ज ऑर्नल्ड से टकराकर उसे लेता हुआ सोफे पर जा गिरा। बोलो, कहाँ है जॉन मैकनिज़ो? नौजवान ने आगे बढ़कर एक एक हाथ से इन दोनों की गर्दनें पकड़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे कमरे में बैक वक्त दो चीखें बरामद हुई। नौजवान ने पूरी कुव्वत से इन दोनों के सर एक दूसरे से टकरा दिए थे। ये टक्कर इतनी भरपूर थी कि वो दोनों ही बेहिस होकर नीचे गिर पड़े। उसी लम्हे नौजवान की लात पूरी कुव्वत से जॉर्ज ऑर्नल्ड की कनपट्टी से टकराई और जॉर्ज ऑर्नल्ड का जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। दूसरे लम्हे उसकी आंखें बंद हो गई। वो कनपट्टी पर लगने वाली भरपूर चोट की वजह से बेहोश हो चुका था। फिर नौजवान ने फजल हुसैन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरे लम्हे कमरा एक बार फिर थप्पड़ की तेज आवाज से गूंज उठा और फजल हुसैन चीख मारकर बुरी तरह पड़कने लगा। बताओ, कहाँ है ये लोग, वरना जान से मार दूंगा, नौजवान ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, फजल हुसैन ने अपने आप को छुड़ाने की जदोजहद करते हुए घुटे घुटे लहजे में कहा। ओके, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डम डम डुमारो बनने से नहीं रोक सकती, नौजवान ने सर्द लहजे में कहा और एक झटके से उसने फजल हुसैन को उछाल कर सोफे पर फटका। और फिर उससे पहले कि फजल हुसैन संभल कर उठता, नौजवान बाज की तरह इस पर झपटा। उसका पैर सोफे से नीचे लटके हुए फजल हुसैन के सर पर जम गया और उसने इंतहाई फुर्ती से उसकी दूसरी टांग दोनों हाथों में पकड़कर उसे एक झटके से उसके सर की तरफ बढ़ाया और फजल हुसैन की चीखों से कमरा गूंजने लगा। फजल हुसैन पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा, लेकिन नौजवान की गिरफ्त उस पर इतनी ही मजबूत थी कि उसे अपने आप को बचाना नामुमकिन हो रहा था। उस लम्हे दरवाजे पर बाहर से जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। शायद उसकी चीखें बाहर से सुन ली गई थी, लेकिन नौजवान ने उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय उसकी टांग को और जोर से झटक दिया और फजल हुसैन का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह फड़कने लगा। मैं दोनों टांगे चीर कर रख दूंगा, बताओ कहाँ हैं लोग? तुमने सर्द लहजे में नौजवान ने सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहा और साथ ही एक और झटका दिया। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, फजल हुसैन ने घुटे घुटे लहजे में कहा। बताओ वरना मैं टांगे चीर दूंगा, जल्दी बताओ, नौजवान ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही एक जोरदार झटका दिया और फजल हुसैन के हलक से इतनी करबनाक चीख निकली जैसे उसकी रूह निकल रही हो। वो चले गए हैं, और फजल हुसैन ने कहना शुरू किया, मगर उसी लम्हे नौजवान के सर पर एक जोरदार सरब लगी और फजल हुसैन पर नौजवान की गिरफ्त यकलख्त ढीली पड़ गई। वो तेज़ी से मुड़ा, मगर उसी लम्हे उसके सर पर दूसरी सरब लगी। फिर वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। इसके सर पर ज़रबे लगाने वाला जॉर्ज ऑर्नल्ड था। उसने छोटी मेज़ हाथ में पकड़ी हुई थी। उसे शायद होश आ गया था। फजल हुसैन भी कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से स्याह पड़ गया। दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फजल हुसैन ने कराहते हुए जॉर्ज ऑर्नल्ड से कहा और जॉर्ज ऑर्नल्ड मेज़ पर वापस रखकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिस पर अब इंतहाई जोर से धमाके हो रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही दो मुसल्लह अफराद तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। बॉस, आप बखैरियत हैं? आने वालों ने फजल हुसैन की तरफ देखते हुए कहा और जो अब सोफे पर बैठा हुआ था। हाँ, तुम इसको उठाकर नीचे बड़े कमरे में ले चलो, उसे अच्छी तरह बांध दो, मैं उसकी एक एक हड्डी अपने हाथों से तोड़ूंगा, फजल हुसैन ने दांत भींचते हुए कहा। बेहतर जनाब, आने वाले ने
ने कहा। फिर उसने झुककर कालीन पर बेहोश पड़े हुए नौजवान को उठाया और उसे कांधे पर लाद कर तेजी से दरवाजे से बाहर निकलते चले गए। अगर मुझे ऐन मौका पर होश न आ जाता तो ये नौजवान तुम्हें ले डूबता। जॉर्ज ऑनर ने आगे बढ़कर फजल हुसैन के बाजू से पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं इस टम से ऐसा इंतकाम लूँगा कि इसकी नस्लें भी उसके हशर से इबरत हासिल करती रहेंगी। फजल हुसैन ने बड़े तकलीफ भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा, लेकिन ये नौजवान है कौन? ये बहुत से वाक़यात से वाकिफ़ है। जॉर्ज ऑनर ने कहा, यह भी वो बताएगा। तुम नहीं जानते, मेरे पास 2 आदमी ऐसे हैं जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। फजल हुसैन ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा, देखो फजल हुसैन, इस आदमी को हर कीमत पर 3-4 घंटे तक रोके रखो ताकि जॉन मैकेनिज़ो सरदावर को लेकर एतमीनान से ईरान की सरहद के अंदर पहुंच जाए। उसके बाद जो चाहो करते रहो। जॉर्ज ऑनर ने कहा, आप बेफिक्र रहे, अब ये हमेशा के लिए रुक गया। अब इसकी रूह बाहर जाएगी, इसका जिस्म अब इस कोठी में ही दफन रहेगा। फजल हुसैन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तो फिर ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, उसे बेहोशी के आलम में ही मार डालो, जल्दी करो। जॉर्ज ऑनर ने मशवरा देते हुए कहा, नहीं, पहले इससे इंतकाम लूँगा, इसके बाद गोली मारूंगा, वरना मुझे सारी उम्र चैन नहीं आएगा। फजल हुसैन ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा ना हो कि वो किसी तरह निकल भागे, मुझे ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक दिखाई देता है। जॉर्ज ऑनर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इस वक्त मैं गफलत में मार खा गया था, अब तुम देखना मैं इसका क्या हशर करूँगा। फजल हुसैन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, मेरा ख्याल तो जाने का था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं मामूलात हासिल करके जाऊँ। आखिर ये शख्स कौन है और किस तरह इतनी मालूमात रखता है? जॉर्ज ऑनर ने कहा, तो आओ मेरे साथ, फिर तमाशा देखो, अभी सब मालूमात हासिल हो जाएंगी। फजल हुसैन ने कहा। फिर वो राहदारी मुड़कर नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ उतरते चले गए। इमरान को जब फजल हुसैन की कोठी में गए हुए काफ़ी देर हो गई तो टाइगर के दिल में बेचैनी की लहरें से उठने लगी। वो इमरान बाकायदा किसी मुलाकाती के तौर पर अंदर गया था और जाते वक्त टाइगर को ये कह गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रेड कॉशन देगा और उससे बुला लेगा। लेकिन अचानक उसके दिल में बेचैनी से पैदा होने लग गई। वो कुछ देर कोठी के गेट के सामने एक दरख्त की आड़ में छुपा सोचता रहा। फिर उसने अंदर जाने का हतमी फैसला कर लिया ताकि सूरत हाल का खुद अंदाज़ा कर सके। ये फैसला करते ही दरख्त की आड़ से निकला और फिर आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी फासले पर जाने के बाद वो मुड़ा और एक दरमियानी गली से होता हुआ कोठी की पुश्त पर आ गया। लेकिन पुश्त की दीवार खासी ऊंची थी और उस पर बिजली की नंगी तारें नस्ब थी। इसे पार करना वो भी दिन में खासा मुश्किल था। टाइगर इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया और चंद कदम चलने के बाद अचानक उसकी नज़रें गली की साइड में बने हुए गटर के तहाने पर गई। गटर के तहाने का अंदाज बता रहा था कि गटर कोठी के अंदर से बाहर आकर बड़े गटर में मिल रहा है। टाइगर ने इस गटर के जरिए कोठी से अंदर जाने का फैसला किया। चनाचा इसने इधर उधर देखकर जब किसी को न पाया तो झुककर गटर के तहाने पर मौजूद लोहे के ढक्कन की कुंडों में हाथ डाल दिए। दूसरे लम्हे एक जोरदार झटके से ढक्कन उड़ता चला गया और साथ ही बदबू के तेज भपके टाइगर की नाक से टकराए। टाइगर ने ढक्कन एक तरफ रखा और फिर गटर की अंदर जाती हुई लोहे की सीढ़ियों पर कदम रखकर अंदर उतरता चला गया। ये बवाब इंतहाई तेज रफ्तार और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, लेकिन टाइगर ने परवाह न की। जब इसका सर गटर के अंदर हो गया तो उसने घसीट कर ढक्कन को दोबारा तहाने पर जमा दिया, लेकिन उसे पूरी तरह बंद न किया बल्कि एक साइड पर जरा सी रहने दी ताकि गैस निकलने का रास्ता रह जाए। फिर उसने जेब में हाथ डालकर हंगामी हालात में काम आने वाली पेंसिल टॉर्च निकाली और उससे चला दिया। इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च की तेज रोशनी ने माहौल को कदरे उजागर कर दिया। गटर में गंदा पानी बह रहा था। गटर खासा बड़ा था और पानी की मिकदार बहुत कम थी, इसलिए वो दरमियानी पट्टी में बह रहा था। दीवार की साइडों में खासी जगह खुश्क पड़ी थी। टाइगर इस खुश्क जगह पर चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसने सांस रोका हुआ था क्योंकि तेज बू में सांस लेते ही दिमाग चकराने लगता था। जब बहुत ज़रूरत होती तो वो नाक बंद करके थोड़ा सा सांस ले लेता। तकरीबन 20-25 कदम चलने के बाद ही गटर का दूसरा तहाना उसे नजर आ गया। यहाँ भी लोहे की सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँचा और फिर कांधे की एक जोरदार झटके से वो ढक्कन को हटाने में कामयाब हो गया। ढक्कन हटते ही ताज़ा हवा का झोंका उसकी नाक से टकराया और उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो दोज़ख से निकलकर अचानक जन्नत में पहुँच गया हो। उसने चंद लम्हे रुककर जोर जोर से सांस लिए। जब उसके फेफड़े ताज़ा हवा से पूरी तरह भर गए तो उसने आहिस्ता से सर बाहर निकाला। वो कोठी के बाएं बाग में था। बाएं बाग खाली पड़ा हुआ था। चनाचा वो उछलकर बाहर आ गया और फिर उसने ढक्कन को दोबारा अपनी जगह पर जमा दिया और तेज़ी से इमारत की पुश्त की तरफ बढ़ता चला गया।
टॉर्च बंद करके उसने जेब में रख ली और जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। इमारत की पुष्ट पर मौजूद पाइप की मदद से वो चंद ही लम्हों में इमारत की छत पर चढ़ता चला गया। वसी अरीज छत के एक कोने में नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही थी। चनाचे छत क्रॉस करके वो बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरता चला गया। इमारत चूंकि एक मंजिला थी इसलिए सीढ़ियों की तादाद कम थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जो बंद नजर आ रहा था। टाइगर दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। उसने की होल से आंख लगा दी। सामने के तवीलो अरीज बरामदा नजर आ रहा था जिसमें 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उनके कांधों से हल्की मशीन गनें लटकी हुई थी। टाइगर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसे दूसरी तरफ से लॉक नहीं किया गया था। थोड़ी सी झुरी करने के बाद टाइगर रुक गया। उसने जेब में टटोलनी शुरू कर दी। दूसरे लम्हे उसने अंदरूनी जेब में से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। इस पिस्तौल का दहाना किसी भूपों की तरह खुला हुआ था। टाइगर ने इस दहाने को छुरी से लगा लिया और पिस्तौल का रुख इस तरह कर लिया कि पिस्तौल से निकलने वाली चीज बरामदे के बाहर जा गिरे और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी टिक की आवाज उभरी और चंद लम्हे बाद खासे फासले पर पटाखा सा छूटा और टाइगर ने फुर्ती से पिस्तौल वापस जेब में डाल दिया। पटाखे की आवाज सुनते ही बरामदे में खड़े हुए दोनों अफराद बुरी तरह उछले और फिर टाइगर की तवक्को के एन मुताबिक वो दोनों बैक वक्त दौड़ते हुए बाहर की तरफ लपके और यही टाइगर चाहता था। उसने बड़ी तेजी से मगर एहतियात से दरवाजा खोला और दूसरे लम्हे शाम किसी तेजी से वो दरवाजे से निकला और एक सतून की आड़ में हो गया। बरामदे से बाहर पोर्च में 2 कारें मौजूद थी जिनमें से एक कार वो थी जिसके ताक़ुब में वो यहाँ तक आया था। दोनों मुसल्लह अफराद कारों की दूसरी तरफ पटाखे की तहकीक में मसरूफ थे। टाइगर ने उन्हें मसरूफ देखा तो तेजी से आगे बढ़कर अंदर जाती हुई राहदारी में दौड़ता चला गया। राहदारी के आगाज में चूंकि एक दरवाज़ा सा बना हुआ था इसलिए उसे यकीन था कि दीवार के साथ साथ भागते हुए उसे बाहर से चेक ना किया जा सकेगा। राहदारी के आखिर में सीढ़ियां नीचे जा रही थी और कोई रास्ता भी ना था इसलिए वो सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियां आगे जाकर मुड़ गई और फिर एक कमरे में पहुंचकर ख़त्म हो गई। कमरा खाली पड़ा था। टाइगर इस कमरे में दाखिल होकर हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसे सीढ़ियों के अंदाज से यकीन था कि उससे कमरे से ज़रूर कोई खुफिया रास्ता जाता होगा, वरना इस तरह एक छोटे से कमरे का सीढ़ियों के इख्तिताम पर तामीर करना उसके हलक से ना उतरता था। अभी वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसे अपने कदमों के नीचे से फर्श खिसकता हुआ महसूस हुआ। उसने तेज़ी से उछलकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन फर्श की हरकत से उसकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। चनाचा वो बाहर निकलने की बजाय मुंह के बल फर्श पर गिरा और ऐन उसी लम्हे फर्श उसी जगह से हटता चला गया और टाइगर कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे पर फर्श से नमूदार होने वाली सीढ़ियों पर फिसलता हुआ नीचे गिरता चला गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और ऐन उसी लम्हे जब वो अपने आप को संभालने में कामयाब होता वो किसी इंसान के कदमों में मौजूद था। टाइगर ने फुर्ती से उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे उसके सर पर जोरदार ज़रब पड़ी और इसके जहन में एक लम्हे के लिए रंगीन सितारे चमके। दूसरे लम्हे उसका जहन अथाह तारीकियों में डूबता चला गया। इमरान को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक बड़े से कमरे के वस्त में एक लोहे की कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उसके दोनों पैर और हाथ इस कुर्सी के साथ लगे हुए लोहे के कड़ों में जकड़े हुए थे। उन्हें इतनी सख्ती से जकड़ा किया था कि उन्हें मामूली सी जुम्बश देने से भी कासिर था। कमरे में 2 मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। इनके हाथों में मशीन गनें थी। कमरे की दीवारों पर तशद्दुद के जदीद तरीन आलात नजर आ रहे थे। इमरान ने ये देखते हुए तवील सांस ली। वो समझ गया कि वो फजल हुसैन की कोठी से किसी तहखाने में मौजूद है। टाइगर ने जब उसे फजल हुसैन की कोठी के मुतल्लिक बताया तो वो समझ गया कि फजल हुसैन वेस्टर्न कॉर्मन का एजेंट है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो असल में वेस्टर्न कॉर्मन ही से आया था और यहाँ आकर उसने मजहब के साथ साथ नाम भी बदल लिया था और अब वो इस मुल्क के एक शहरी की तरह रहता था। उसका वसी अरीज कारोबार था और आला हलकों में उसने खासा मुकाम बनाया हुआ था। चूँकि फजल हुसैन के मुतल्लिक कभी किसी नाजायज़ काम में मुलविस होने की रिपोर्ट ना मिली थी, इसलिए इमरान ने यही सोचा कि वो शख्स आसानी से काबू में आ जाएगा। चनाचा इस बार उसने वो कार्ड इस्तेमाल किया जो उसने ख़ास तौर पर शोबदेबाजी के लिए बनवाया था। इस कार्ड की मदद से वो बाज़ुकात अच्छी खासी महफिलों में मरकज़ तवज्जो बन जाता था। फिर हल्के फुल्के शोबते दिखाने वो अपने मतलब के लोगों से मेल मिलाप पैदा करके अपना मकसद हासिल कर लेता था। जाहिर था कि नगर डम डम डुमारों से आदमी दिलचस्प लेने पर मजबूर हो जाया करता था। चनाचा वही हुआ। उसकी दिलचस्पी की वजह से उसे ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया और उसने जॉर्ज ऑर्नल्ड को बेहोश करके फजल हुसैन से राज उगलवाना चाहा, लेकिन उससे मामूली सी गफलत हो गई कि उसने एक जॉर्ज ऑर्नल्ड की बेहोशी का गलत अंदाज़ा लगाया। दूसरा इसकी तरफ की पुश्त हो गई। इस तरह जॉर्ज ऑर्नल्ड को इस पर वार करने का मौका मिल गया।
ورنہ وہ فضل حسین سے راز اگلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے فضل حسین کے آخری فکرے یاد تھے کہ وہ دونوں جان میکنیزو اور سرداور چلے گئے ہیں۔ اس فکرے سے وہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوٹھی سے نکل گئے ہیں، لیکن ٹائیگر نے اسے بتایا تھا کہ کوٹھی سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد اسے ہوش اس کمرے میں آیا تھا۔ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں ٹائیگر کو ریڈ کوشن دینے کا سسٹم موجود تھا، لیکن اب وہ اس سے کام لینے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ سامنے موجود بند دروازہ کھلا اور پھر فضل حسین اور جارج آنرڈ دونوں اندر داخل ہوئے۔ فضل حسین کی چال میں لنگڑاہٹ سی تھی، لیکن چہرے پر انتقام کے سائے لرز رہے تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا ڈم ڈم ڈمارو، فضل حسین نے بڑے طنزیہ انداز میں عمران کے سامنے آ کر اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے بڑے فاخرانہ انداز میں کھڑا تھا، جبکہ جارج آنرڈ اس سے 2 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ سنو فضل حسین، تم نے مجھے یوں قید کر کے اپنی اصلیت کھول دی۔ اب تم اس ملک میں شریف شہریوں کی طرح نہیں رہ سکتے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، اب تم زندہ کبھی باہر نہ نکل سکو گے۔ میں تم سے اپنی بے عزتی کا ایسا انتقام لوں گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک سسکتی اور دہکتی رہے گی، فضل حسین نے بھپرے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، بہرحال یہ بات طے ہے کہ تمہارے سانس گنے جا چکے ہیں، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے اطمینان کو دیکھتے ہوئے فضل حسین اور زیادہ ببر گیا۔ مالکم، اس نے چیخ کر ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ایک مسلح آدمی نے تیزی سے سر چکاتے ہوئے جواب دیا۔ جاؤ اوپر سے مالٹی اور شیرف کو بلا لاؤ تاکہ میں اس کی ایک ایک ہڈی توڑوا سکوں، فضل حسین نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، مالکم نے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم در حقیقت کون ہو اور جان میکنیزو کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس بار جارج آنرڈ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ سنو جارج آنرڈ، مجھے معلوم ہے کہ جان میکنیزو ویسٹرن گورنمنٹ سیکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ وائلڈ ٹائیگر ہے، اور وہ یہاں سرداور کو اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اسے سیکرٹ ایجنٹ سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کیا اور اس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اب مجھے اس کی تلاش ہے۔ جس لمحے بھی مجھے مل گیا میں اسے بتاؤں گا کہ وائلڈ ٹائیگر دراصل کسے کہتے ہیں، اور اگر وہ سرداور کو لے کر ویسٹرن گورنمنٹ بھی پہنچ گیا تب بھی وہ میرے ہاتھوں سے باہر نہ ہوگا۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے وائلڈ ٹائیگر کے متعلق بتاتے ہوئے کہا۔ عمران کا لہجہ ایسا تھا کہ جارج آنرڈ کے جسم میں سردی کی لہریں دوڑنے لگی۔ کیا تم سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں ڈم ڈم ڈومارو ہوں، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جارج آنرڈ یا فضل حسین کوئی بات کہتا، مالکم دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر کوئی بے ہوش شخص لٹکا ہوا تھا۔ اس بے ہوش شخص کو دیکھتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یہ ٹائیگر ہے۔ یہ کون ہے؟ فضل حسین نے حیرت بھرے انداز میں مالکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے جب اوپر والے کمرے میں جانے کے لیے فرش ہٹانے کے لیے بٹن دبایا تو یہ سیڑھیوں پر کلابازیاں کھاتا ہوا میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اس کے سر پر مشین گن کے دستے کا وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ یہ شاید اس کمرے میں موجود تھا کہ اچانک فرش ہٹنے کی وجہ سے نیچے آ گرا، مالکم نے ٹائیگر کو فرش پر لٹاتے ہوئے کہا۔ یہ یقیناً اس ڈم ڈم کا ساتھی ہوگا، اور اس کے یہاں اندر آ جانے کا مطلب ہے کہ ہم یہاں محفوظ نہیں، جارج آنرڈ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم دونوں باہر جاؤ اور جا کر چیک کرو، اس کے اور بھی ساتھی ہوں تو انہیں بھی پکڑ کر لے آؤ، اور سنو، اب صرف مالٹی کو بھیج دینا، شیرف تمہارے ساتھ ہی رہے گا، فضل حسین نے نئی ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور دونوں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ مجھے سخت خطرہ محسوس ہو رہا ہے فضل حسین، جارج آنرڈ نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہ پوری فوج بھی لے آئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کمرے میں ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جب ہم چاہیں محفوظ ہو سکتے ہیں، فضل حسین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سنو فضل حسین، اب تو میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، اور ظاہر ہے اب تم بہرحال مجھے مار ڈالو گے۔ کیا میری آخری خواہش کے طور پر مجھے بتا سکتے ہو کہ جان میکنیزو سرداور کو لے کر کہاں گیا؟ عمران نے اس بار بڑے مایوس لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی کا عنصر محسوس کرتے ہی فضل حسین کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے احساس برتری اور جذبہ انتقام کو شاید تسکین پہنچی تھی۔ وہ اس وقت عابد علی کے ساتھ کار میں سفر کرتے ہوئے آران کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، اور 2.5-3 گھنٹوں میں وہ آران میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، فضل حسین نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ عابد علی وہ کون ہے؟ اور کار تو یہاں کھڑی ہے، کار یہاں سے باہر نہیں نکلی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے جانے کے بہت سے راستے ہیں اور کاریں بھی باہر موجود ہیں۔ عابد علی میرا خاص آدمی ہے، وہ اکیلا پوری فوج پر بھاری ہے، فضل حسین نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ لیکن کوئی کار 2.5 گھنٹے میں اتنا طویل راستہ طے نہیں کر سکتی، تم غلط کہہ رہے ہو، عمران نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے فضل حسین کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بلو برڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
क्या वो 3 घंटे में ये फासला तय नहीं कर सकती? फजल हुसैन ने चहकते हुए कहा। ओह, फिर तो हो सकता है, इमरान ने मुतमईन अंदाज में जवाब दिया और अब उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियाँ थीं। उसने अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर ली थी। सुनो फजल हुसैन, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे में रहेगी। इमरान एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता सिवाय तुम्हारी चीखों के, फजल हुसैन ने सर झटकते हुए जवाब दिया। डरते क्यों हो? मैं तो हरकत भी नहीं कर सकता, इमरान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैं डरता हूँ तुमसे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा बताओ, क्या कहते हो? फजल हुसैन ने गुस्सेले लहजे में कहा। फिर वो कदम बढ़ाता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया। मेरी जेब में हाथ डालकर एक पैकेट निकालो, इमरान ने कहा। फजल हुसैन ने इसकी जेब में हाथ डालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे इमरान ने अपने जिस्म को इंतहाई तेज़ी से पीछे की तरफ झटका और दूसरे लम्हे वो फजल हुसैन को साथ लेते हुए पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। कुर्सी चूंकि ज़मीन में नस्ब न थी इसलिए झटके के साथ ही उलट गई और अब फजल हुसैन नीचे था और इमरान कुर्सी समेत उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। कुर्सी की पुश्त ऊपर की तरफ थी। फजल हुसैन ने नीचे गिरते ही अपने आप को नीचे से निकालने की जदोजहद की, लेकिन इमरान ने पूरी कुव्वत से उसके सर पर अपना सर मार दिया और फजल हुसैन बुरी तरह भड़कने लगा। फजल हुसैन के इस तरह फंसते ही जॉर्ज ऑर्नल्ड उसे छुड़ाने के लिए तेजी से इसकी तरफ लपका। उसने कुर्सी को उठाने के लिए उसके पाय पकड़े, उसे खींचता रहा। उसी लम्हे कड़क की तेज आवाज़ से इमरान के हाथों और पैरों में बंधे हुए लोहे के कड़े खुलते चले गए। इमरान ने यह अंधा दाव खेला ही इसलिए था कि उससे अंदाज़ा था कि जॉर्ज ऑर्नल्ड फजल हुसैन को बचाने के लिए आगे बढ़े और ज़ाहिर है उसे इमरान को हटाने की और खींचने के लिए कुर्सी को पकड़कर खींचना पड़ेगा। और इस किस्म की कुर्सी में कड़ों का सिस्टम चूंकि हमेशा कुर्सी के पिछले पायों में रखा जाता है, इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि नादानिस्तगी में उसका हाथ बटन पर पड़ेगा और इमरान आज़ाद हो जाएगा। चनाचा वही हुआ। जैसे ही कड़े खुले जॉर्ज ऑर्नल्ड खाली कुर्सी समेत पुश्त के बल नीचे जा गिरा। क्योंकि उसने कुर्सी को पूरी कुव्वत से खींचा था, इसके नीचे गिरते ही इमरान इंतहाई तेज़ी से उछला और दूसरे लम्हे उसके कोट की अंदरूनी जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया। उसकी तलाशी लेने का किसी को ख्याल तक ना आया था, इसलिए इमरान की सब चीज़ें उसकी जेबों में मौजूद थी। रिवॉल्वर बाहर निकालते ही वो तेज़ी से पीछे हटा और दूसरे लम्हे कमरा एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। उसके साथ ही एक चीख बुलंद हुई और दरवाजे में दाखिल होने वाला एक शख्स पुश्त के बल दरवाजे की दहलीज में जा गिरा। ये शायद माल्टी था जो इसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ था। इमरान ने दूसरी बार ट्रिगर दबाया और इस बार गोली जॉर्ज ऑर्नल्ड के सीने में घुसती चली गई, जो कुर्सी फेंक कर उठने की कोशिश कर रहा था। अब इमरान ने रिवॉल्वर का रुख फजल हुसैन की तरफ कर दिया, जो हैरत और खौफ से आंखें फाड़े फर्श पर बैठा हुआ था। उठकर खड़े हो जाओ फजल हुसैन, वरना जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, फजल हुसैन ने गिग्याते हुए अंदाज में कहा। इसका चेहरा हल्दी की तरह सर्द पड़ गया। अगर तुमने ज़रा भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो याद रखो तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में घुस जाएंगी, इमरान ने कुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं कोई गलत हरकत ना करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा किसी चक्कर में मुलविस ना होऊंगा, फजल हुसैन ने खड़े होकर बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। सुनो, अगर तुम मुझे और मेरे साथी को इस कोठी से सही सलामत बाहर निकालने का वादा करो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इमरान ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं निकाल दूंगा, वादा करता हूँ, इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा, किसी को पता ना चलेगा, फजल हुसैन ने मौत के खौफ से फौरन वादा करते हुए कहा। ओके, आगे बढ़ो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फजल हुसैन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो इमरान ने उसे रुकने के लिए कहा। खुद वो फर्श पर बेहोश पड़े हुए टाइगर पर झुक गया और एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो फजल हुसैन से हट गई और इस एक लम्हा से फजल हुसैन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने पलक झपकने में हाथ बढ़ाकर दरवाजे के साथ दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही फर्श का वो हिस्सा जहाँ इमरान और टाइगर मौजूद थे यकलख्त खुल गया। इमरान ने संभलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। पलक झपकने में वो टाइगर समेत फर्श के हटने से बनने वाले खिला में सर के बल गिरता चला गया। टाइगर चूंकि बेहोशी के आलम में गिरा था, इसलिए उसकी रफ्तार इमरान से ज़्यादा थी और दूसरे लम्हे वो दोनों यके बाद दीगरे एक जोरदार छपाके से पानी में गिरे और इमरान इतनी बुलंदी से नीचे गिरने की वजह से पानी के अंदर डूबता चला गया। मगर दूसरे लम्हे पानी ने उसे उछाला तो वो दोबारा सतह पर आ गया। उसी लम्हे उसे टाइगर के कराने की आवाज़ सुनाई थी। टाइगर, क्या तुम होश में हो? इमरान ने घुप अंधेरे में आंखें फाड़ते हुए जोरदार आवाज़ में कहा। ओ बॉस, आप हम कहाँ हैं? टाइगर की हैरत ज़दा आवाज़ करीब से सुनाई थी। चाह बाबुल में,
जहाँ हारूत मारूत का उल्टा लटकाया गया था। हमारी ज़रा ज़्यादा इज्जत की गई, हमें लटकाने की बजाय आज़ाद कर दिया गया। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि गुप अंधेरे में जुगनू सा चमका और फिर रोशनी फैल गई। ये इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल टॉर्च की रोशनी थी जिसे टाइगर ने चलाया था। ओहो वाकई, ये तो वाकई चाह बाबुल है। टाइगर की आवाज़ सुनाई थी और अब इमरान ने भी देखा कि वो वाकई एक पुराने से कुएं में मौजूद है जिसके तह में खासा पानी था। ऊपर कहीं 2 राज की छत थी जो अब बंद थी। कुएं की दीवारें पुरानी ईंटों की थी और उनकी हालत खासी खस्ता थी। अलबत्ता पानी ताज़ा था, यूँ लगता था जैसे इस कुएं का पानी निकाला जाता हो। इमरान पानी में तैरता हुआ दीवारों के साथ आगे बढ़ता रहा। वो दीवार का बगौर मुआयना कर रहा था। ताज़ा पानी का मतलब यही था कि इसकी निकासी का कहीं ना कहीं ज़रूर रास्ता होगा जहाँ से पानी निकाला जाता होगा, वरना तो पानी खड़े खड़े ज़रूर सड़ जाता। इमरान ने यही अंदाज़ा लगाया कि फजल हुसैन अपने दुश्मनों को इस कुएं में फेंक देता होगा और जब वो भूख प्यास से मर जाते होंगे तो फिर कोई रास्ता खोलकर लाशों को पानी समेत कहीं बाहर धकेल देता होगा। इस तरह लाशें मिलती भी होंगी तो गली सोड़ी। कुछ पता चला इमरान साहब? टाइगर ने उम्मीद भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर पूछा, जो तीसरी बार सांस लेने के लिए सतह पर आया था। हाँ, इतना पता चला कि कुएं में मछलियाँ भी होती हैं और मेरे ख्याल में इस इंकिशाफ पर मुझे डॉक्टरेट की डिग्री तो ज़रूर मिल जाएगी। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मछलियाँ और कुएं में? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, एक सतह पर तैर रही है, दूसरी डुबकियाँ लगा रही है। क्यों, है ना डॉक्टरेट वाला इंकिशाफ? इमरान ने कहा और फिर पानी में डुबकी लगा किया। और टाइगर इस कदर खौफनाक माहौल में इमरान की इस बात पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। चंद लम्हों बाद इमरान एक बार फिर सतह पर उभरा और इस बार चूंकि मामूल से पहले ऊपर आया था इसलिए टाइगर चौंक पड़ा। आओ मेरे साथ, ऊपर तैरते रहने से तुम पानी के अंदर तैरना भूल जाओगे। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर कहा और फिर उससे पहले कि टाइगर कुछ कहता, इमरान उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तंग सी सुरंग में इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरते चले जा रहे हैं। टाइगर का सांस अब फूलने लगा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसका सीना बम की तरह फट जाएगा, लेकिन यहाँ सांस लेने का मतलब था पानी को फेफड़ों के अंदर ले जाना और फिर यकीनी मौत। इसलिए वो सांस रोके रहा। चंद लम्हों बाद यकलख ताज़ा हवा का झोंका सा उन्हें महसूस हुआ। फिर वो एक बड़े से गटर में जा गिरे। ये गटर खासा चौड़ा था और फिर 1-2 पलटियाँ खाने के बाद वो खड़े होने में कामयाब हो गए। पानी की रफ्तार खासी तेज़ थी, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे वो एक बार फिर तेज रफ्तारी से बहते हुए पानी में गिर पड़ेंगे, मगर एक दूसरे को पकड़कर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और फिर पानी के तेज धारे से हटकर वो गटर के किनारे की तरफ हो गए। यहाँ पानी की रफ्तार तेज ना थी, इसलिए वो आसानी से आगे बढ़ते रहे। टॉर्च अभी तक इमरान के हाथों में थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें छत पर से रोशनी की एक लकीर सी नीचे दिखाई थी और साथ ही लोहे की सीढ़ियाँ भी ऊपर को जा रही थी। ये गटर का वो दहाना है जो फजल हुसैन की पिछली दीवार से बाहर गली में है। टाइगर ने इस रोशनी को देखते ही बेइख्तियार कहा। अच्छा, वो कैसे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और टाइगर ने उससे बताया कि वो इस गटर के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था और बैरूनी दहाने का ढक्कन उसने दानिस्ता थोड़ा सा खुला रखा था। इस खुली जगह से रोशनी अंदर आ रही है। फिर वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर दहाने की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ऊपर था, इसलिए उसने कांधे का जोर लगाकर ढक्कन को एक तरफ हटाया और फिर सर बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर उसने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है टाइगर, हम वाकई कोठी के बाहर गली के सिरे पर हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दूसरे लम्हे वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बाहर निकल गया। टाइगर ने भी उसकी पैरवी की और चंद लम्हों बाद वो गली में पहुंच गए। फिर इन दोनों की हालत ये थी कि पूरे कपड़े पानी से शराबूर थे। यूँ लगता था जैसे वो कपड़ों समेत गुस्ल करते रहे हों, फिर उसी तरह गुस्ल खाने से बाहर निकल आए हों। फिर वो टाइगर को लेकर अपनी गाड़ी में चला गया और थोड़ी दूर जाने के बाद टाइगर को उसने कहा, टाइगर अब तुम अपने होटल जा सकते हो। इमरान ने अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और टाइगर ने सर हिला दिया, लेकिन वो इस वक्त तक अपनी जगह पर खड़ा रहा जब तक इमरान ने अपनी कार में सवार होकर उसे स्टार्ट ना कर लिया। उसके बाद वो अपनी कार की तरफ मुड़ गया। इमरान की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई खयाबान कानूनी से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। इमरान बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजरें दाड़ रहा था। उसके होंठ भिजे हुए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने कार दानिश मंजिल की गेट पर रोक दी और फिर उतरकर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद जब फाटक खुल गया तो इमरान का अंदर लेता चला गया। कॉर का ऑपरेशन रूम के बाहर बने हुए दरवाजे के सामने रोककर वो तेजी से ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ।
इमरान साहब ये क्या हुआ? ऑपरेशन रूम में ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मछलियों पर रिसर्च करता हूँ। और इमरान ने जवाब दिया और फिर रुके बगैर बाथरूम में घुसता चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद जब बाहर निकला तो वो लिबास बदल चुका था, मेकअप भी साफ था और वो अपने असल रूम में था। उसने बाहर आते ही टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर तेज़ी से कुछ नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एयरबेस 35। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज़ सुनाई थी। विंग कमांडर सदीकी से बात कराओ, X2। उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओ यस सर, होल्ड सर। दूसरी तरफ से सुनने वाले ने X2 का नाम सुनते ही बुरी तरह घबरा गया। यस, सदीकी बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद तुम्हारी दूसरी आवाज़ सुनाई थी। लहजा बेहद मोहतमाना था। Like, comment, share, press the bell icon